अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजल के एपिसोड 5 में आप लोग का स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अंग्रेजी के बारे में कि पढ़ने से क्या क्या भारत देश को घाटा है। आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक मानसिकता। भारत में क्यों अंग्रेजी औपनिवेशिक मानसिकता बना हुआ है। औपनिवेशिक मतलब होता है जैसे भारत देश पर अंग्रेज लोग क्या हुए थे, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। और औपनिवेशिक वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ का जो भाषा है, संस्कृति है, वो भारतीय लोग अपनी मानसिकता में बैठा लिए हैं। तो भारत में जो अंग्रेजी का औपनिवेशिक मानसिकता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हमारे विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में केन्या की भाषाएं हमें पिछड़ेपन, अविकास, ग्लानि और दंड का बोध कराती हैं। देखिए, केन्या में भी वही हालत है जो भारत का है। तो हमारे विद्यालय व विश्वविद्यालय में क्या होता है, केन्या की भाषाएं हमें पिछड़ेपन का, अविकास का, ग्लानि और दंड भाव का बोध कराती है। हम में से जो उस विद्यालय व्यवस्था से गुजरे हैं वह इन भाषाओं के लोगों, संस्कृति और मूल्यों के प्रति घृणा तथा अपमान का बोध लिए हुए थे। जैसे नगुई व थियोंगो अफ्रीकी साहित्य में भाषा राजनीतिक मानसिक उपनिवेशीकरण से मुक्ति है। ये केन्या के हुए, अफ्रीका साहित्य के हैं। नगोई व थियोंगो एक व्यक्ति थे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल व कॉलेज से शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी और उच्च अधिकारी वर्ग पूर्व में बताए गए तथ्यों में तर्क देख पाने में असमर्थ, प्राय इस भ्रम में रहते हैं कि व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही उपयुक्त एवं इसलिए अनिवार्य माध्यम है। सब बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी में ही हो सकते हैं और इसको अनिवार्य मानते हैं, जो इनका एक मन की कल्पना मात्र है। उपयुक्त विश्लेषण से निकले अकाट्य तथ्यों के बावजूद ऐसा मानना कि जापानी, हिब्रू अथवा तुर्की की तरह हिंदी या तमिल माध्यम से कोई योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, व्यावसायिक बन सकता है। जब हिब्रू से जब बन सकता है इजराइल लोग विकसित, जब जापानी पढ़ के जापान लोग, तो हम भारतीय भी अपनी मातृभाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु पढ़ के बन सकते हैं। वर्तमान भारतीय मन स्थिति को स्वीकार नहीं होता और ये बन सकते हैं, ये स्वीकार उसको नहीं होता। यह एक विडंबना है। यह एक क्या है? विडंबना है। अंग्रेजी की मिथ्या श्रेष्ठता का भाव भी भारतीय समाज में भेदभाव को दर्शाता है। और अंग्रेजी की मिथ्या श्रेष्ठता का भाव भी क्या करता है? हमारे भारतीय समाज में भेदभाव को दर्शाता है। बोलचाल के अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार समाज में वर्ग भेद की स्थिति शोचनीय है। कॉन्वेंट स्कूल के अंग्रेजी उच्चारण वाले वर्ग को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। कॉन्वेंट स्कूल के अंग्रेजी उच्चारण वाले वर्ग को क्या रखा जाता है? सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है, जबकि उनकी तुलना में निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़े व कम संशोधित अंग्रेजी बोलने वाले को द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। अंग्रेजी उच्चारण में स्वयं को असहज पाने वाले को असभ्य या अनपढ़ मानकर समाज में सबसे नीचे के पायदान पर ढकेल तिरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो है भारत के समाज में भेदभाव का माध्यम बन रहा है। ये दो वर्ग में बांट दिया गया है, एक श्रेष्ठ वर्ग में, एक निम्न वर्ग में। जो अंग्रेजी बोलता है उसको उच्च वर्ग बोल दिए, जो अंग्रेजी ना जानता है वो निम्न वर्ग। और उच्च वर्ग क्या करता है? निम्न वर्ग को घृणा के भाव से देखता है, बोलता है अपनी मातृभाषा में पढ़ा है, अच्छी हम इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हम इंग्लिश में पढ़े हैं, और वो सब मातृभाषा में पढ़ के छोटा छोटा क्लर्क वगैरह बन पाते हैं। तो इस तरह से समाज में क्या होते हैं? भेदभाव उत्पन्न होते हैं। अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाला ना IIM कर सकता है, ना IIT कर सकता है, ना LLB कर सकता है। जो हायर एजुकेशन है वो नहीं कर सकता है। नौकरी के मामले में गैर कन्वेंट पृष्ठभूमि के कॉलेज से निकले स्नातक अपने कार्य में पूर्णतः सक्षम होने के बावजूद साक्षात्कार के दौरान मुझसे अपने प्रति भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसी से अंग्रेजी और कॉन्वेंट शिक्षा की मांग में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। और इसी कारण से कॉन्वेंट शिक्षा की मांग में बढ़ोतरी हुई है। किस कारण से? इस कारण से कि साक्षात्कार के समय अंग्रेजी का महत्व ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अंग्रेजी भाषी उच्च शिक्षा के पक्ष में भेदभावपूर्ण सरकारी नीति इस मांग का मुख्य कारण है। और इसका मुख्य कारण सरकार का नीति है, अर्थात सरकारी नीति ही मुख्य रूप से इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। भारत जब आज़ाद हुआ तो संविधान में इंग्लिश जो है 15 साल के लिए रखा गया था कि धीरे धीरे इसको करके ख़त्म कर देंगे। मतलब डायरेक्ट ही ख़त्म किया जा रहा था। अब क्यों? अब तो आज़ाद हो गए, अब अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जाए? मगर सब उस समय के लोग पढ़े हुए थे, विदेश से आए हुए थे, तो वो सभी बोले कि धीरे धीरे हटेगा। 15 साल का समय लिया गया, मगर और धीरे धीरे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ते गया। और अब तो हो गया कि अंग्रेजी मुमकिन सा हो गया है इस तरह से। तो सब माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करें, इससे उनका मानसिक विकास अच्छा से हो पाएगा। और आज अंग्रेजी का इतना वर्चस्व है, ये सरकार के नीति के कारण भी है।
हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा आशय अंग्रेजी पढ़ने या इसे अच्छी तरह से बोलने का विरोध करना नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि अंग्रेजी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पढ़ाई इंग्लिश में ही क्यों, हिस्ट्री इंग्लिश में क्यों पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश पढ़ना है, जिसको इंग्लिश अपना स्वेच्छा से पढ़ सकता है, सबको इंग्लिश क्यों थोपा जा रहा है। महात्मा गांधी भी यही बोलते थे। समस्या तब होती है जब भाषा का माध्यम सामान्य जनभाषा को नकार कर अंग्रेजी कर दिया जाता है। समस्या तब होती है जब अंग्रेजी का उच्चारण मात्र वर्ग भेद को इंगित करने लगता है, या फिर जब व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नौकरियों में जनभाषा के विरुद्ध भेदभाव की प्रकृति देखने को मिलती है। एक जापानी अंग्रेजी को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखने के लिए उद्धत होता है। एक जापानी क्या करता है, वो पहली भाषा अंग्रेजी को नहीं पढ़ता है, वो अपना भाषा पढ़ता है। द्वितीय तृतीय श्रेणी में इंग्लिश को रखता है, कोई बात नहीं, इसको सीखना है वो सीखेगा। तो वह इसे उत्सुकतावश अमेरिकी मोह की पूर्ति के साथ व्यापार अथवा यात्रा के उद्देश्य से करता है, व्यापार की यात्रा के उद्देश्य से करता है। परंतु पहली किसको पढ़ाया जाता है, जापानी को। परंतु ये अंग्रेजी जापानी समाज वार्तालाप से सामाजिक श्रेणी भेद का कारण नहीं बनती है, और ये फिर वार्तालाप से सामाजिक श्रेणी भेद का कारण नहीं बनती है, जबकि भारत में यह बन जाती है। जो इंग्लिश बोलता है उसको श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए जापानी लोग स्वयं को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित नहीं करते हैं। उस शिक्षा के लिए स्वयं वो अपने ही भाषा में पढ़ते हैं, और वहाँ का जो चाहे, वहाँ का नागरिक जो चाहे बन सकता है, क्योंकि भाषा को लेकर संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जबकि भारत के लोग को भाषा को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। कोई बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ चुका है इंटर तक, तो अब इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बहुत मुश्किल है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, हिंदी में नहीं पढ़ सकता है वो बच्चा। तो ये समस्या है। जापान में ऐसी समस्या नहीं है, भाषा को लेकर संघर्ष नहीं करना पड़ता है और सब कोई पढ़ सकता है, इसलिए जापान भारत से आगे है। तानाशाही के मुखौटे। भारतीय भाषाओं में लिखित और मौखिक साहित्य अत्यंत विकसित शिक्षा का इतिहास है। भारतीय भाषाओं में लिखित और मौखिक साहित्य अत्यंत विकसित शिक्षा का क्या है, इतिहास है। श्री धर्मपाल द्वारा उनकी पुस्तक जो लिखे गए हैं दी ब्यूटीफुल ट्री में प्रारंभिक ब्रिटिश काल अथवा इससे पूर्व के समय का चित्रण बड़े परिश्रम के साथ संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक से भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यापक व्यवस्था का पता चलता है। उदाहरण स्वरूप मद्रास हेतु उपलब्ध प्रारंभिक ब्रिटिश रिकॉर्ड के विस्तृत परीक्षण के अनुसार धर्मपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी जिले में 1822-25 की अवधि की जर्जर अवस्था में विद्यालय की उपस्थिति 1800 में इंग्लैंड के विभिन्न विद्यालयों की कुल संख्या से अधिक थी। देखिए, भारत में उस समय भी 1800 में भी इंग्लैंड की विभिन्न विद्यालयों की कुल संख्या से भी अधिक थी। भारतीय स्कूलों की स्थिति इंग्लैंड से अधिक स्वाभाविक और कम गंदगी वाली थी। भारतीय स्कूलों की स्थिति क्या थी, इंग्लैंड से अधिक स्वाभाविक और कम गंदगी वाली थी, मतलब श्रेष्ठ थी, अच्छा थे। अब भारतीय स्कूलों में अध्यापक अधिक समर्पित और सौम्य थे। अब भारतीय स्कूलों में क्या थे, अध्यापक अधिक समर्पित और सौम्य थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते थे। और आज के टीचर देखते हैं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर अब अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, सौम्य तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, एक आचार्य के भांति नहीं पढ़ाते हैं, एक अंग्रेज की भांति पढ़ाते हैं। महाविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत और फारसी भाषा चलती थी, और क्षेत्रीय भाषा के साथ संस्कृत और फारसी भाषा भी चलती थी, क्योंकि मुसलमान लोग भी भारत में बहुत सारा था, इस कारण से फारसी भी होता था और हिंदू के कारण संस्कृत भी होता था। तो उच्च शिक्षा में मेडिकल साइंस का पढ़ाई होता है, आयुर्विज्ञान, काल ग्रह गणना होता था, समय को कैलकुलेट करने के लिए ज्योतिष होता था, एस्ट्रोलॉजी विद्या, विधि के विषय भी सम्मिलित थे, राजनीति सम्मिलित थे। प्रश्न उठता है कि हम फिर शैक्षिक पिछड़ेपन और उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु भारतीय भाषाओं की अप्रासंगिकता की स्थिति में कैसे पहुंचे। अब प्रश्न उठता है कि व्यावसायिक शिक्षा हेतु हम विदेशी भाषा क्यों पढ़ रहे हैं। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के गौरी विश्वनाथन ने अपनी पुस्तक विजन के मुखौटे में भारत में अंग्रेजी भाषा की साहित्य स्थापना पर अपने अध्ययन की अभिव्यक्ति की है। वो क्या अभिव्यक्ति की है, देखिए, भारत में अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जाए, इसका 3 लक्ष्य है। भारत में अंग्रेजी उच्च वर्ग की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय नीति अपनाई गई। पहला, स्थानीय शिक्षा का विनाश और उसकी आलोचना व निंदा करना। अंग्रेजी शिक्षा थोपने का 3 कारण, पहला क्या है, स्थानीय शिक्षा का विनाश और उसकी आलोचना का निंदा करना। दूसरा है सरकारी उच्च वर्ग का अंग बनने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता। तीसरा है केवल अंग्रेजी की स्थापना अर्थात स्थानीय भाषी विद्यालयों में अंग्रेजी के पठन बंद कर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना, जो भारत को अंदर से ही अंदर क्या खोखला करते जा रहा है। भाषा और साहित्य किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के मुख्य वाहन होते हैं। संस्कृति के मुख्य वाहन क्या होते हैं, भाषा और साहित्य। किसी भी राष्ट्र को उसकी भाषाओं और साहित्यों से विमुख कर औपनिवेशिक आक्रमण से स्थानीय अनुभव के विरुद्ध अज्ञान और अपमान को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ स्थानीय पायदान पर अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से एक आदर्श अंग्रेज की छवि को स्थापित किया गया। इससे स्थानीय गोरो साहब की एक वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अपेक्षा अंग्रेजी ज्ञान और मूल्यों के प्रति अधिक सहज होते गए तथा जिन्होंने अपनी तथाकथित उच्च वर्गीय सामाजिक और साहित्यिक पहचान बनाई।
उन्होंने अंग्रेजों के अनुकरण पर गैर अंग्रेजी भाषी स्थानीय लोगों के प्रति भी हेय दृष्टि अपनाई। मैकाले के साले कौन थे? चार्ल्स ट्रेवेलियन। मैकाले के साले कौन थे? चार्ल्स ट्रेवेलियन, जो एक समय पर निर्देश महापरिषद के अध्यक्ष थे, ने गर्व से कहा था कि शिक्षित भारतीय हमारे से भी अधिक शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं। गर्व से क्या बोला था मैकाले के साला? कि भारतीय लोग हमको से भी अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक गुलामी का प्रतीक है। वैसे अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, एक टैलेंट भी कह सकते हैं भारत को। बाकी गर्व ना कर सकते हैं, अगर थोपा ना जाता तो गर्व कर सकते थे कि हाँ अंग्रेजी सीखते हैं, बोल देते हैं। बाकी यहाँ पर अंग्रेजी को रग रग में अपना लिए, खून में बसा लिए, डीएनए में बस चुका है। तो गर्व के साथ कहा करते थे, शिक्षित भारतीय हमारे से भी अधिक शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वे इस आदर्श व्यक्तियों से सीखते हैं। वे अंग्रेजी एक दर्शक की भाषा के रूप में ऐसी बोलते हैं जैसे इंग्लैंड में कभी नहीं बोली जाती। यदि कोलकाता के लोग एक दर्शक की भाषा बोलते हैं तो यह मात्र संयोग नहीं, क्योंकि कलकत्ता जर्नल और समाचार पत्रों के संपादक भी इच्छापूर्वक कैडिडस, विराक्स, अनेरोप्लस और फ्लाक्स जैसे छद्म नामों से एडिसोनियन शैली में लिखते हैं। उनके विषय का भारतीय जनजीवन से दूर का भी संबंध नहीं रहता। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में आजकल फैशन के तौर तरीके, काल्पनिक उड़ान, शिष्टाचार और अनैतिकता। विश्वनाथन 1998 115 का है पेज नंबर। आज के भारत में कॉन्वेंट शिक्षित वर्ग अंग्रेजी भाषी लेखकों में एक भिन्न रूप व स्तर देखा जाता है। जब अधिकतर अंग्रेजी भाषी लेखक भारतीय अनुभव की प्रस्तुति करते हैं तो यह विदेशी मानव शास्त्र जैसा लगता है। ऊपर के स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति उनका दृष्टिकोण मानसिक दासत्व का पूर्णता प्रदान करता है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने से क्या होता है? भारतीय रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति का हमेशा क्या करता है? मानसिक दासत्व को पूर्णता प्रदान करता है, यानी विरोध करता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों कभी भी भारतीय संस्कृति का समर्थन नहीं करता है, वो हमेशा विरोध ही करते हैं और ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करते हैं, महत्व देते हैं, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है। हमारा हर चीज़ का क्या रहता है? वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट रहता है, महत्व रहता है। अंग्रेजी शिक्षा के विविध उद्देश्य हैं। एक तो यह प्रशिक्षित नौकरशाहों का एक वर्ग तैयार करना जो जनता प्रशासन कार्य चला सके। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्कृति की निंदा और विदेश प्रेम के मिश्रण वाली शिक्षा के द्वारा एक बौद्धिक श्रेष्ठता स्थापित करना तथा इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस तथाकथित उच्च वर्ग को विजित की अपेक्षा विजेताओं के मूल्यों से जोड़कर देखना। वर्तमान उच्च वर्ग के निर्माण का यह मिशन जिस सीमा या स्तर तक सफल हुआ है, यह अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। कुछ प्राच्यवादियों ने सरकारी नीतियों के आधार पर भाषाई वर्ग भेद स्थापित करने और स्थानीय साहित्य के विलोपन या विनाश का विरोध किया है। स्थानीय साहित्य पर गर्व और आनंद के बोध के स्रोत की समाप्ति अर्थात साहित्य की विनाश सभी लोगों को उनके विचारों के लिए एक दूरस्थ और अज्ञात राष्ट्र की संस्कृति पर उन्हें निर्भर बनाकर तथा शब्दों से ढांक कर हमें उनके चरित्र का अवमूल्यन करना चाहिए, उनकी ऊर्जा को दबाना चाहिए और किसी बौद्धिक विशेषता को प्राप्त करने के अयोग्य बना छोड़ देना चाहिए। प्राच्यविदों द्वारा भारतीय साहित्य के प्रकट रूप से अध्ययन करने पर भी ब्रिटिश वर्चस्व अथवा श्रेष्ठता को स्थापित करने में भी समान रूप से अपराधी रहे थे। विश्वनाथ के अनुसार अधीनस्थ जनसंख्या के शिक्षण हेतु एक पाठ्यक्रम प्रणाली का समावेश होने पर भी वह प्रशासनिक गतिविधि का एक अंग रही। आंग्लवादी इंग्लिश और प्राच्यवादी दोनों पक्ष पाश्चात्य की प्रमुख परियोजना में समान रूप से अपराधी रहे। इस प्रकार ब्रिटिश शासन का आधिपत्य स्थापित करने व भारत में ब्रिटिश शिक्षा का सूत्रपात किया। और इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य स्थापित करने में भारत में ब्रिटिश शिक्षा क्या हो गया? सूत्रपात हो गया। प्राच्यविदों द्वारा भारतीय साहित्य के प्रकट रूप से अध्ययन करने पर भी ब्रिटिश वर्चस्व अथवा श्रेष्ठता को स्थापित करने में समान रूप से अपराधी रहे। विश्वनाथ के अनुसार अधीनस्थ जनसंख्या के शिक्षण हेतु एक पाठ्यक्रम प्रणाली का समावेश होने पर भी वह प्रशासनिक गतिविधियों का एक अंग रही। आंग्लवादी और प्राच्यविद दोनों पक्ष पाश्चात्यवाद की प्रमुख परियोजना के समान रूप से अपराधी रहे। इस प्रकार ब्रिटिश शासन का आधिपत्य स्थापित करने में भारत में ब्रिटिश शिक्षा का सूत्रपात किया गया है। ध्यान रहे कि ब्रिटिश प्रशासकों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों में अंग्रेजी को भाषा के रूप में पढ़ाने पर रोक लगा दी थी। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के समय स्थानीय भाषा विद्यालयों से अंग्रेजी हटा दी थी। इसके पीछे सोच यह थी कि शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा को रखने से अंग्रेजी को केवल एक भाषा के स्तर पर पढ़ा जाएगा और उस स्थिति में स्थानीय लोग स्वभाषा के माध्यम से विकसित होंगे। फलस्वरूप वे ब्रिटिश को आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे और इससे ब्रिटिश व्यवस्था की वास्तविकता को पहचानने लगेंगे। औपनिवेशिक ढांचे में निष्पक्षता की प्रतिभूति स्वरूप दिखाए जाने वाले ब्रिटिश के यथार्थ को जान लेंगे। इसलिए औपनिवेशिक मिशन के हित में अंग्रेजी आधारित वर्ग व्यवस्था स्थापित करने और स्थानीय मानव स्थिति को प्रभावित करने के उद्देश्य से शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन किया गया है। समवर्ती भारत में विश्वविद्यालय व्यवस्था की भूमिका एपिसोड 6 में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।